अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर लास्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी टॉपिक है, दैट इज़ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ओके, सो इसके आपके पास जो पास्ट पेपर्स में जो है 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं यूक्यूज़ में। और इसमें होता क्या है, देखें एक्यूट क्या है। एक्यूट इज़ रैपिड, ठीक है, मीन्स दैट इसमें जो हमारे पास हिस्ट्री होगी वो 1 वीक की होगी, ठीक है। 1 वीक में, एक हफ्ते में क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मीन्स ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, सो एक हफ्ते में क्या होगा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी स्टार्ट होंगी। और सिंड्रोम मींस कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होंगे, किसी भी वजह से ग्रुप ऑफ सिम्टम्स पेशेंट शो कर रहा होगा कि उसको जो है वो नमोनिया होगा सबसे। सो इट इज़ द रैपिड ऑनसेट ऑफ द ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज associated with a group of symptoms which can be due to any cause, for example pneumonia किसी पेशेंट को पहले से हुआ हुआ था, या sepsis हुई हुई थी, और बाकी हम चीज़ें देखते हैं कि क्या हुआ। अच्छा, होता क्या है इसमें कि मैंने बताया कि किसी भी वजह से हो सकता है, कोई निमोनिया हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, या ज़्यादातर ना ये जो हमारे पास आर्ट्स के लोग होते हैं ना, ये इनको पहले से कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है, लाइक हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स होते हैं, वेंटिलेशन पे होते हैं, या उनको पहले से कोई ट्रॉमा हुआ होता है, कोई उनकी बॉडी में पहले से कोई डिजीज़ चल रही होती है, लाइक कोविड हुआ होता है ना आजकल लोगों को। तो उनको क्या होता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, और उसके रिजल्ट में ये आर्ट्स डेवलप होता है, ठीक है। मीन्स दैट इसमें एसोसिएटेड कंडीशंस होती हैं, और आपका यूक्यू भी है पास्ट पेपर्स का कि व्हाट आर द एसोसिएटेड कंडीशंस विद द डेवलपमेंट ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो यही होता है कि पेशेंट पहले से हॉस्पिटलाइज्ड होता है, वेंटिलेशन पे होता है, या उसको पहले से कोई इंजरी होती है, कोई ट्रॉमा हुआ होता है, एक्सीडेंट हुआ होता है, कोई निमोनिया होता है। मैं बाकी चीज़ें भी इसकी बताऊँगी। लेकिन होता क्या है उसकी वजह से, कि आपको पता है जब भी हमारी चीज़ें होती हैं, हमारी बॉडी में कोई इंजरी वगैरह चल रही होती है, निमोनिया होता है, तो हमारे जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, मेनली हमारे न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, और मेनली हमारे मैक्रोफेजेस, ये सब उस जगह पे आ जाते हैं। अब जब ये उस जगह पे आ जाते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में जो है ये अपने इलास्टेजेस, प्रोटीएजेस और सारे एंजाइम्स रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों में पहले से कोई प्री डिस्पोजिंग कंडीशन थी, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी सेल्स आए, उन्होंने हमारे पास एंजाइम्स रिलीज़ करना शुरू कर दिए, और उन्होंने हमारी एल्व्यूलर वॉल्स जो उनको डैमेज करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से ये हुआ कि उनके एल्वुलाई डैमेज हो गए, ठीक है। जब उनके एल्वुलाई डैमेज हो गए तो वो हाइपोक्सिया की स्टेट में चले गए, और हाइपोक्सिया उनके अंदर हो जाता है, उनके जो एल्वुलाई होते हैं वो पानी के साथ भर जाते हैं, ठीक है। आपको पता है एल्वुलाई होता है, और उसके आगे हमारे पास जो है एल्वुलाए होते हैं, उसके अंदर जो है पानी भर जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो पेशेंट की पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से फिर उसको जो है टेंशन होना शुरू हो जाती है, कि उसको सांस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हम पेशेंट को जितनी मर्जी ऑक्सीजन बाहर से दे दें, उनकी डिमांड पूरी नहीं होती। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एल्व्यूलर क्लैप्स हो जाता है उनका। अभी इसकी पैथोजेनेसिस हम देखते हैं होता क्या है, तो रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया इसको हम कहते हैं, कि पेशेंट को हम जितनी मर्जी बाहर से ऑक्सीजन दे दें, कहते हैं ना कि रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी हो तो पेशेंट को जी बाहर से ऑक्सीजन दो ताकि उसकी डिमांड पूरी हो जाए। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पानी एल्वुलाए पूरा पानी के साथ भर जाता है। हम बाहर से इतनी कोशिश करते हैं किसी तरह ऑक्सीजन अंदर चले जाए, पेशेंट को ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन उसकी एल्वुलर कोलैप्स हो गया होता है, उसमें पानी भर गया होता है, जिसकी वजह से बाहर हम जितनी मर्जी ऑक्सीजन दे दें पेशेंट को, पेशेंट ठीक नहीं होता। ये आपकी सिनेरियो में आता होता है वर्ड के रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया, ठीक है। पेशेंट को जो है वो रिफ्रैक्टरी टू द ऑक्सीजन थेरेपी है, तो ये हमारे पास, और साथ में उसके मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा होता है। तो ये हमारे पास इसका सिनेरियो है। इस वजह से जो है ना, हम सिनेरियो में ये वर्ड यूज़ करते हैं, रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया, ठीक हो गया। ये देखिए बाहर से पेशेंट को जो है ऑक्सीजन देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो वापस बाहर आ गई है। क्यों? क्योंकि हमारा ऑक्सीजन जो है वो अंदर जा ही नहीं पा रही, हमारे एल्वुलाई कोलैप्स हो गए हुए हैं, ठीक है। दिस इज़ द एक्सरे ऑफ द पेशेंट शोइंग यू द ARDS, ठीक है। तो हम इसकी देखते हैं पैथोजेनेसिस। ये देखें इस तरह से एल्वुलाए जो है ना पेशेंट के पूरे पानी के साथ भरे होते हैं, फ्लूइड भरा होता है अंदर सारा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एक्सचेंज ही नहीं हो पाती, ठीक है। ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का पेशेंट है। अब यहाँ देखें फिर से एल्वुलाए दिखाया हुआ है, और उसमें पानी भरा हुआ है। फ्लूइड इनसाइड द एल्वुलाए प्रिवेंट्स द गैस एक्सचेंज, ठीक है। बाहर से जितनी मर्जी ऑक्सीजन दो वो पूरी नहीं होगी। तो ये हमारे पास एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग लंग इंजरी, जिसकी वजह से क्या होता है, जब लंग इंजरी स्टार्ट हो जाती है किसी भी वजह से, निमोनिया की वजह से, सेप्सिस की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर फ्लूइड भर जाता है, ठीक है। तो फ्लूइड भर जाता है तो ब्रीदिंग मुश्किल हो जाती है, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकती। और पहले से मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मोस्ट पीपल हु गेट द ARDS आर ऑलरेडी एट हॉस्पिटल फॉर ट्रॉमा और इलनेस, ठीक है। पहले से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए होते हैं, उनको पहले से कोई ट्रॉमा या इलनेस चल रही होती है। अब देखें होता क्या है कि ये फॉर एग्जाम्पल हमारे एल्वुलाए हैं ना, ठीक है, एल्वुलाए हैं, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ब्लड फ्लो जा रहा होता है,
ठीक है। अब होता क्या है कि जो हमारी एल्व्यूलर एपिथेलियम होती है, मैंने आपको बताया था एल्व्यूलर एपिथेलियम होती है, और उसमें हमारे जो है टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं। ठीक है। जो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होते हैं वो होते हैं, और टाइप 2 होते हैं। जो टाइप 1 होते हैं वो एक्चुअली हमारे फ्लैट होते हैं, और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं वो हमारे क्यूबॉइडल शेप्ड होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं वो सर्फेक्टेंट रिलीज़ कर रहे होते हैं। जो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होते हैं वो गैस एक्सचेंज में हेल्प कर रहे होते हैं। अब इसमें होता क्या है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, कि हमारे पास जब भी इंजरी हो गई, ट्रॉमा हो गया, निमोनिया वगैरह एसोसिएटेड कंडीशंस हुए, उसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट हो गए, उन्होंने हमारी एपिथेलियम को डैमेज करना शुरू कर दिया, जो एल्व्यूलर एपिथेलियम थी, और उन्होंने जो हमारी ब्लड वेसल की एंडोथेलियम थी उनको भी ख़राब करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया, इसमें ये मेजर चीज़ होती है। तो क्या कह रहे हैं कि क्लिनिकल सिंड्रोम होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि एपिथेलियल जो हमारी कैपिलरी है और जो एपिथेलियम है हमारी एल्व्यूलाई की, वो डैमेज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी हो जाती है, साइनोसिस हो जाती है, उनको आर्टीरियल हाइपोक्सीमिया हो जाता है, डेट इज़ रिफ्रैक्टरी टू ऑक्सीजन थेरेपी, और मे प्रोग्रेस टू मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर। ये सब कुछ मैंने इसलिए हाईलाइट किया बिकॉज ये आपका जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है ना, सेम टू सेम ये वर्डिंग लिखी हुई है कि 52 ईयर्स, अभी आप देख लें बेशक 52 ईयर्स ओल्ड फीमेल, मैं बताती हूँ आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए आपका पास्ट पेपर का क्वेश्चन आया हुआ है कि पेशेंट है, ठीक है, इमरजेंसी में आया, उसको रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी है, साइनोसिस है, आर्टीरियल हाइपोक्सीमिया है, रिफ्रैक्टरी टू ऑक्सीजन थेरेपी है, हम बाहर से ऑक्सीजन देते जा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर है। ठीक है। तो उन्होंने वैसे बता दिया कि ही डायग्नोज विद ARDS, लेकिन अगर वो ये नहीं भी देते ना, तो फिर भी आपको ये लाइन से समझ आ जानी चाहिए कि जी पेशेंट को जो है वो क्या हुआ हुआ है, ARDS हुई हुई है। ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हुआ हुआ है। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि क्लिनिकल डिसऑर्डर्स इसके साथ कौन से एसोसिएटेड होते हैं, तो मैंने आपको बताना है कि ये सेप्सिस के साथ एसोसिएटेड होता है। पहले से पेशेंट की कोई बीमारी चल रही थी, निमोनिया हुआ हुआ था उसको। ठीक है। और ज़्यादातर केसेस जो होते हैं ना, 45% केसेस निमोनिया के पेशेंट्स में ऐसे होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास होता है, या हमारे पास पहले से कोई पेशेंट को ट्रॉमा हुआ हुआ था, कोई पहले से इंजरी थी। ठीक है। कोई पहले से इन्फेक्शन चल रहा था पेशेंट के अंदर जिसकी वजह से उसकी लंग में इंजरी स्टार्ट हो गई न्यूट्रोफिल्स वगैरह की एक्टिवेशन की वजह से। फिर उन्होंने पैथोजेनेसिस पूछी हुई है, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। और उन्होंने पूछा हुआ है कि कौन सी कंडीशंस इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। के साथ क्या होता है, हमारे पास डिफ्यूज़ एल्वुलर डैमेज होता है, मतलब पूरा का पूरा हमारा एल्वुलर डैमेज हो गया होता है। ठीक है। और क्या होता है, हमारे पास डायरेक्ट इंजरी टू द लंग हो सकती है, ये इनडायरेक्ट इंजरी टू द लंग हो सकती है। ये मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्या है। अच्छा, तो इसको हम जो है डिस्टिंग्विश करते हैं। आपको पता है ना, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम न्यू बॉर्न का भी होता है जिसमें सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है, एल्वुलर कोलैप्स हो जाता है। ये वो वाला नहीं है, ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ये बच्चों वाला नहीं है, ये दूसरा वाला है जिसमें हमारे पास पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही होती है और उसकी वजह से ये होता है। तो वो कह रहे हैं टेबल 12.1, वो कह रहे हैं देखें आप ज़रा। तो ये आपका जो है ना जो ये इसमें बना हुआ है, आपकी जो ये वाला एडिशन है ना, दूसरा वाला इसमें नहीं बना हुआ। ये जो है आपका ये वाला दूसरा एडिशन, मेरी बुक का पेज ही नहीं है वो वाला। अच्छा, तो इसमें देखें ये वाला आपका UQ का आंसर है। ठीक है। कि कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनके साथ होते, तो आपने इसी तरह दो आपने लाइंस बनानी होती हैं, डायरेक्ट लंग इंजरी की वजह से और इनडायरेक्ट लंग इंजरी की वजह से। ठीक है। ये आपका UQ है, याद कर लेना आपने। डायरेक्ट लंग इंजरी में कॉमन कॉजेज़ कौन से हैं, निमोनिया है। ठीक है। और एस्पायरेशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट्स। ठीक है। कि आपने जो है वो गैस्ट्रिक कंटेंट्स को एस्पायर कर लिया, जो लंग्स में आ गए, और लंग्स में आके उन्होंने डैमेज स्टार्ट कर दिया। ठीक है। उन्होंने नहीं डैमेज किया, हमारी न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस ने डैमेज स्टार्ट कर लिया। अनकॉमन कॉजेज़ क्या है, फैट एम्बोलिज्म याद कर लें, नियर ड्राउनिंग। ठीक है। ये याद कर लें कि ड्राउनिंग के करीब हो ना बंदा, तो उसके लंग्स के अंदर पानी वगैरह चल जाता है और इंजरी स्टार्ट हो जाती है। इनहेलेशनल इंजरी होती है, और रीपरफ्यूजन इंजरी आफ्टर द लंग ट्रांसप्लांटेशन, जब किसी के लंग ट्रांसप्लांट हो ना, तो उसकी वजह से वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपने याद कर लेना है। इनडायरेक्ट में क्या है, इनडायरेक्ट में सेप्सिस है, ट्रॉमा है। ठीक है। कार्डियोपल्मोनरी बाईपास है, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है। ठीक है। और ड्रग ओवरडोज है। ठीक है। और ट्रांसमिशन ऑफ द ब्लड प्रोडक्ट्स एंड यूरीमिया, ये सारे आपने याद करने हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास लंग इंजरी हो रही है, और लंग इंजरी की डेवलपमेंट कैसे होती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये आपने जो है ना पैथोजेनेसिस के लिए डायग्राम याद रखनी है। इसमें देखें, ये हमारा नॉर्मल एल्वुलाई आपको इस साइड पे नज़र आ रहा है। इस साइड पे हमारी जो जितनी भी हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉजेज़ पढ़ी है ना, उनकी वजह से हमारा लंग खराब हो रहा है। नॉर्मल एल्वुलाई में देखें हमारी ब्रोंकियल एपिथेलियम कितनी अच्छी बनी हुई है, टाइप 1 सेल अपनी जगह पे नॉर्मली फ्लैट पड़े हुए हैं। ठीक है। और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं। टाइप 2 सेल्स जो हमारे न्यूमोसाइट्स हैं वो हमारे क्यूबॉइडल हैं और सर्फेक्टेंट रिलीज़ कर रहे हैं, हमारी जो एल्वुलर कोलैप्स को प्रिवेंट कर रहे हैं। नॉर्मली एल्वुलर मैक्रोफेजेस पड़े हुए हैं, कोई चीज़ आए तो मैं खाऊं। ठीक है। ऐसे पड़े हुए हैं। नॉर्मल हमारा जो है ना लंग है बिल्कुल साफ़ सुथरा।
ठीक है। अब ब्लड वेसल्स में भी कोई भी हमारे जो है यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर हम ब्लैक से शो करते हैं, हमारा जो लंग ख़राब होना शुरू हो गया इस साइड पे अगर आप देखें तो उसमें क्या हुआ है, जैसे ही हमारी वो एक्यूट लंग इंजरी की हमने चीज़ें पढ़ी हैं कि निमोनिया हो गया, सेप्सिस हो गया, इनडायरेक्टली एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो गया, या ट्रॉमा हो गया, या कुछ भी हो गया, एस्पायरेशन ऑफ कंटेंट्स हो गए, उसकी वजह से एक्यूट लंग इंजरी स्टार्ट हो गई। एक्यूट लंग इंजरी में क्या हुआ, हमारे न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे आए। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे आए एल्वुलस के अंदर, ये देखें ब्लड वेसल से अंदर आ रहे हैं, अंदर आए और जी प्रोटीएसिस रिलीज़ करना शुरू कर दिया। और जी मतलब हमारी बॉडी एक्चुअली कल्प्रेट होती है। ठीक है, इंजरी हो गई है, लेकिन हमारी बॉडी जो है ना वो ज़रा एक्सेजरेशन वे में काम करती है। न्यूट्रोफिल्स देखें प्रोटीएसिस रिलीज़ कर रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स देखें ल्यूकोट्रीन्स रिलीज़ कर रहे हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ये हमारे मैक्रोफेजेस भी आ जाते हैं फिर। ठीक है, मैक्रोफेजेस भी आना शुरू हो जाते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज़ करता है, इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 8 ये रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीएसेस हमारी प्रोटीन्स को ख़राब करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब जब हमारे पास ये सारा कुछ हो रहा होगा ना तो ये जी हमारी लंग इंजरी स्टार्ट हो जाएगी। अब टाइप 1 सेल्स यहाँ पे देखो कितने प्यारे बने हुए थे, यहाँ पे देखो नेक्रोटिक टाइप 1 सेल हो गया, यहाँ पे एल्वुलर मैक्रोफेजेस देखें कितने आराम से बैठे हुए थे, और यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स और सब कुछ आ गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टाइप 2 सेल्स कितने प्यारे हमारे पास अरेंज हुए हुए थे, और यहाँ पे देखो टाइप 2 सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं उस तरह से नहीं, क्योंकि अब ख़त्म हो गए। सरफेक्टेंट लेयर की आपको कहीं नज़र आ रही है, सरफेक्टेंट लेयर नहीं नज़र आ रही, वो भी ख़त्म हो गई है। ठीक है, आपको यहाँ पे गंदला नज़र आ रहा है, सेलुलर डेब्रिस नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पे फ्लूइड नज़र आ रहा है, एडिमा नज़र आ रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे हाइलिन मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। हाइलिन मेम्ब्रेन एक्चुअली क्या होती है कि यहाँ पे ना आपके पास फाइब्रोब्लास्ट भी आए होते हैं, मैक्रोफेजेस यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट बुला लेते हैं, वो फाइब्रोब्लास्ट जो है फाइब्रिन रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हाइलिन मेम्ब्रेन जो है ये आपको नज़र आती है, इसका हॉलमार्क होता है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है ARDS की। हाइलिन मेम्ब्रेन में क्या होता है, हाइलिन मेम्ब्रेन में हमारे पास फाइब्रिन होती है। ठीक है, फाइब्रिन होती है, एडेमा होता है। ठीक है, और साथ साथ हमारे जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना बुलाए के, ये सारे जो आपको लाइन कर रहे थे, मतलब टाइप 1 और टाइप 2 सेल्स। ठीक है, इनका जो है ना इनके नेक्रोसिस हो गई होती है। ठीक है, तो 3 चीज़ें आपने याद रखनी है जो कि आपकी होती हैं यहाँ पे हाइलिन मेम्ब्रेन में। एक आपकी फाइब्रिन है, ठीक है, फाइब्रिन है, एक आपका वहाँ पे एडिमा हुआ है, ठीक है, फ्लूइड आया हुआ है, और तीसरा आपका वहाँ पर क्या आया हुआ है, फाइब्रिन, एडिमा, और जो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स हैं हमारे उनकी नेक्रोसिस हुई हुई है। ये तीनों चीज़ें मिला के आपकी हाइलिन मेम्ब्रेन बनाती हैं, और ये आपकी मॉर्फोलॉजी में लिखने हैं आपने। ठीक है, अगर तो मॉर्फोलॉजी आती है जो कि अभी तक नहीं आई, तो फाइब्रिन, एडिमा और एपिथेलियल सेल्स की नेक्रोसिस आपको नज़र आती है, जिसको आप हाइलिन मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आपको बनी हुई ब्लू कलर की नज़र आ रही है, ये एक्चुअली हमारी हाइलिन मेम्ब्रेन है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हमें जो है एपिथेलियल इंजरी स्टार्ट नज़र आ रही है। ठीक है, लंग्स के जो एल्वुलाई उनकी एपिथेलियल इंजरी खराब खराब नज़र आ रही है, और यहाँ पे ना एंडोथेलियम इंजरी भी होती है, ये इन्होंने शो नहीं की हुई। आपकी जो नई बुक है ना, जो दूसरी बुक है एडिशन वाली, उसमें आपको एपिथेलियल इंजरी भी दिखाई हुई है। ठीक है, सो ये हमारे पास सारा कुछ हो रहा होता है हमारे लंग्स के अंदर, और अल्टीमेटली हमारे लंग्स जो होते हैं ना, सरफेक्टेंट जब खत्म हो जाता है तो कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, और उनमें जो है ना फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, ऐसे मैं बता रही हूँ, फ्लूइड भर जाता है। तो फ्लूइड भर जाता है, हम बाहर जितनी मर्जी ऑक्सीजन देते जाएं वो अंदर ही नहीं जाती, तो रिफ्रैक्टरी हो जाती है टू द एक्सटर्नल ऑक्सीजन जो हम देते हैं। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस में उन्होंने ये बताया कि नॉर्मली हमारे एंडोथेलियम होती है और एपिथेलियम होती है। ARDS में क्या होता है कि जो इंटेग्रिटी होती है ना वो हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जिसमें एंडोथेलियम की इंजरी होती है, एपिथेलियल की इंजरी होती है। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है कि वहाँ पे वैस्कुलर परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, फ्लडिंग हो जाती है, पानी भर जाता है। ठीक है, और जो है सरफेक्टेंट ख़त्म हो जाता है, और क्या होता है टाइप 2 न्यूमोसाइट्स की डैमेज हो जाता है, और क्या होता है हमारे पास कि लंग इंजरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रो इन्फ्लेमेटरी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी कम हो जाती है। मीन्स दैट इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 10 इंटरल्यूकिन 1 8 प्रोटीएजेस ये सारे ज़्यादा हो जाते हैं। एंटी प्रोटीएजेस जो होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो वहाँ पे एजेंट्स होते हैं वो इतने कम हो जाते हैं उनके मुकाबले में, जिसकी वजह से इंजरी हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है हमारे पास, और होता है हमारे पास ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ठीक है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर वहाँ पे रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स आर द की मतलब ये सबसे ज़्यादा बड़े दुश्मन होते हैं हमारी बॉडी के, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनकी पैथोजेनेसिस में। ठीक है, उसके बाद जी उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास जो है न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीडेंट्स प्रोटीएसिस रिलीज़ करते हैं, ल्यूकोट्रिन्स रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी एपिथेलियम एंडोथेलियम जो है वो ख़राब हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है सरफेक्टेंट भी लॉस हो जाता है। जब एपिथेलियम डैमेज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सरफेक्टेंट होता है ना उसमें
उसने हमारी एल्वुलाई को जो है ना खोल के रखना होता है, उसकी कोलैप्स होने से बचाता है। लेकिन जब वो नहीं होता है तो हमारी एल्वुलाई एक्सपैंड नहीं हो सकते, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, एंटी प्रोटीएसेस, ये वाले एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो होते हैं कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे प्रो इन्फ्लेमेटरी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये सारी पैथोजेनेसिस है, और आप इसको अपने वर्ड्स में अब अच्छी तरह से लिख सकते हैं अगर पैथोजेनेसिस आए इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना मॉर्फोलॉजी में एक्यूट फेज़ होती है और जो है ना ऑर्गेनाइजिंग फेज़ होती है। एक्यूट फेज़ में क्या होता है, वो सारा कुछ हो रहा होता है जो मैंने अभी आपको बताया, नेक्रोसिस चल रही होती है, एपिथेलियल डैमेज हो रहा होता है, एंडोथेलियम डैमेज हो रहा होता है, एडिमा हेमरेज हो जाता है, वहाँ पे हाइलिन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, सर्फेक्टेंट लॉस हो जाता है। और हाइलिन मेम्ब्रेन में क्या है, 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, फाइब्रिन होता है, नेक्रोटिक एपिथेलियल सेल्स होते हैं और एडिमा होता है, ठीक हो गया। उसके बाद जी ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में क्या होता है, हमारे जो टाइप 2 होते हैं ना सेल्स, ठीक है, टाइप 2 नेमोसाइट्स जो होते हैं ना हमारे, ठीक है, वो एक्चुअली हमारे पास वहाँ पे फाइब्रोसिस स्टार्ट करवा देते हैं। किसी तरह हमारी हीलिंग हो जाए, फाइब्रोसिस जब वो स्टार्ट करते हैं तो इंट्रा एल्वुलर फाइब्रोसिस हो जाती है। रिजल्टेंट इंट्रा एल्वुलर फाइब्रोसिस मतलब कि एल्वुलाई के अंदर अब पहले तो पानी था, अब क्या ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में अब वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाएगी। मैं वाइट से शेयर करती हूँ, ठीक है, ये सारा फाइब्रोसिस हो जाएगी, ठीक हो गया। और वहाँ पे कोलेजन डिपोजिशन हो गया और ये सब कुछ हो गया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है क्लिनिकल फीचर्स में। बस आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इससे हमारे जब ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी को नहीं मिलती, ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलती, तो हमारे मल्टी ऑर्गन फेलियर स्टार्ट हो जाता है। हमारे कार्डियक हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, रीनल फेलियर हो जाएगा, हेपेटिक फेलियर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अगर तो पेशेंट सर्वाइव कर देता है उसके बाद फाइब्रोसिस हो जाएगी और फिर हमारे पास पल्मोनरी रिस्पिरेटरी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होगा और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो सकती है। लेकिन अगर हम इसको अच्छी तरह ट्रीट करते हैं तो पेशेंट बच जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस।